आप सभी साथियों का बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आदाब। आपके लिए हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं कि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए और आप किसी भी परीक्षा में बैठकर उसे क्वालिफाई कर जाएं। हमारा एक ही मकसद है, आपको एकदम बिल्कुल आसान भाषा में आपकी बोलचाल, आपकी गांव की भाषा में हम लोग समझें हर एक टॉपिक को। आपकी रोज की दिनचर्या से जोड़ करके किसी भी टॉपिक को समझाना, आपकी इंटरेस्ट के हिसाब से आपको बताना और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, आपको कोई चीज़ बोरिंग भी ना लगे। इन लहजे में हम लोग सोच रहे हैं कि आपसे बातचीत की जाए। इससे पहले देखिए, हम लोग अभी बात बात कर रहे हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम लोगों ने ब्रह्मांड के निर्माण को समझा, गैलेक्सीज को। ब्रह्मांड के बाद हम लोगों ने आकाशगंगाओं को समझा। हमारी आकाशगंगा है मंदाकिनी। तारों को समझा, ग्रहों को समझा, उपग्रहों को समझा, देशांतर अक्षांश को समझा, ज्वार भाटा को समझा, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण को समझा और टाइम टाइम को समझा कि कैसे समय को हम लोग निकालते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने कम समय में ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश की है और आपका, मुझे लगता है कि सारी चीज़ें कंप्लीट हुई हैं। सामान्य भूगोल के अंतर्गत कोई छुट्टी नहीं है। अब हम लोगों ने बात शुरू की थी इससे पहले वाले वीडियो में भौतिक भूगोल। देखिए, भौतिक भूगोल बहुत बड़ा चैप्टर है। ये आपके भूगोल के पोर्शन में है। ये सामान्य भूगोल तो आपका हल्का फुल्का छोटे छोटे टॉपिक हैं, हो जाते हैं कवर, लेकिन सबसे ज़्यादा कंसेप्ट जो है, सबसे ज़्यादा फैक्ट जो है, वो आपके भौतिक भूगोल में होते हैं। अच्छा, भौतिक भूगोल में हम लोगों ने बात की थी कि भौतिक भूगोल में दो तीन तीन चैप्टर होते हैं। एक तो आपका जियोमॉर्फोलॉजी होता है, भौतिक भू आकृति भूगोल होता है। एक तो क्लाइमेटिक जियोग्राफी होती है, एक ओशनिक जियोग्राफी होती है, यानी कि आपका पहला भू आकृति भूगोल, उसके बाद जलवायु भूगोल, उसके बाद आपका समुद्र भूगोल। ये तीन टॉपिक होते हैं। तो हम लोग अभी शुरुआत की है भू आकृति भूगोल में। भू आकृति भूगोल का मतलब होता है कि भू आकृति मतलब भूमि पर बनी आकृतियों के बारे में हमको जानकारी देता है भू आकृति भूगोल। तो देखिए, भूमि पर बनी आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, नदी, झरना, उसके बाद घाटियां, ग्लेशियर, इस टाइप के हम लोग जो भी आकृतियां देखते हैं, इन सभी आकृतियों के पीछे कुछ न कुछ कारक काम करते हैं। ऐसे अचानक तो बनी नहीं है ये आकृतियां। इन आकृतियों के बनने के पीछे कुछ न कुछ फैक्टर काम कर रहे हैं। उन्हीं सब फैक्टरों के बारे में हमको जानकारी देनी है। सबसे पहले देखो, अगर हमको भूमि पर बनी आकृतियों के बारे में जानना है तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि भूमि में अंदर की क्या संरचना है। भूमि के अंदर की क्या संरचना है, क्योंकि जितने बड़े बड़ी आकृतियां बनी हैं वो भूमि के आंतरिक बल के माध्यम से बनी है। देखिए, आकृतियों के बनने के दो सोर्सेस हैं, एक आंतरिक बल, एक बाह्य बल। आंतरिक बल में क्या होता है? ज्वालामुखी, भूकंप, भूकंपी तरंगे। बाह्य कारक में क्या होता है? नदी, हवा, हिम। ठीक है। कुछ आकृतियां होती हैं जो नदी, हवा और हिम से बनती हैं। कुछ आकृतियां होती हैं जो ज्वालामुखी, भूकंप और भूकंपी तरंगों से बनती हैं, यानी कि ज्वालामुखी से बनती हैं या भूकंप से बनती है। ज्यादातर निर्माण कार्य जो है ज्वालामुखी। तो सबसे पहले तब हम इसी की बात करते हैं जो आंतरिक बल है। देखिए, आंतरिक बल को अगर आपको जानना है तो सबसे पहली बात है कि आंतरिक संरचना को आपको जानना पड़ेगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। आपका क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। ठीक है। इनको कौन कौन सी लाइन डिवाइड कर रही है, कौन कौन से वैज्ञानिक के माध्यम से ये दी गई थी, सबको किसकी कौन सी डेंसिटी है,
कहाँ पे घनत्व कम है, कहाँ पे ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, क्यों कम है। आपका 100 से 200 किलोमीटर में स्फीयर है, दुर्बल मंडल है, इन सब सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो अभी हम बात ये कर रहे हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए हमारे पास दो तीन स्रोत हैं। एक हम लोग डायरेक्ट देखे हैं दिल्ली के माध्यम से 12 से 17 किलोमीटर। एक हम देख रहे हैं इनडायरेक्ट रूप से जो प्राकृतिक है, भूकंप, ज्वालामुखी और भूकंपी तरंगे। तो हम लोगों ने इन फैक्टर को देखा है, भूकंप क्या होता है, ज्वालामुखी क्या होती है, भूकंपी तरंगे क्या होती है, हल्का फुल्का ये आप सस्तनी निकायों से हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया हुआ है। लेकिन अब विस्तार से हम लोग बात करते हैं ज्वालामुखी, भूकंप, ठीक है। उसके बाद इनके माध्यम से बनने वाली आकृतियां, उसके बाद बाह्य बल क्या होते हैं, बाह्य बल द्वारा बनने वाली आकृतियां। इसी के साथ आपका जियोमॉर्फोलॉजी समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, क्या है ज्वालामुखी। अच्छा, ज्वालामुखी क्या होता है, थोड़ी सी सामान्य भाषा में समझें। छिद्र या दरार से निकलने वाला मैग्मा। यह देखिए, पृथ्वी पर किसी भी छिद्र या दरार के माध्यम से जो अंदर का लावा या मैग्मा है वो निकलता है, इसी को हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। हम लोग ये चीज बात किए थे, पृथ्वी की जब आंतरिक संरचना पर बात कर रहे थे, हम लोग मेंटल में आकर के देख रहे थे 100 से 200 किलोमीटर के अंदर क्या होता है, मैग्मा होता है, ठीक है। ये चक्रीय रूप से चलता रहता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है 100 से 200 किलोमीटर के बीच में। यहाँ क्या होता है, ये गलता क्यों है, सिर्फ प्रेशर की वजह से ही नहीं गलता है। यहाँ जो लिक्विड फॉर्म में है, ओनली सिर्फ प्रेशर ही नहीं है, यहाँ और भी कारण हैं। जैसे थोरियम आपका हो गया, उसके बाद प्लस यूरेनियम। यहाँ थोरियम और यूरेनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। और यहाँ क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं यहाँ, ठीक है ना। रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है। यहाँ जो है ऊर्जा का निर्माण होता रहता है, यानी कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं इनका स्वतः विखंडन होता है। इससे क्या होता है, यहाँ टेम्परेचर जो होता है बढ़ जाता है, ठीक है। 100 से 200 किलोमीटर के बीच में अर्ध तरल मंडल होता है। यहाँ थोरियम यूरेनियम की वजह से रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ ऊर्जा का स्वतः विखंडन होता रहता है, टेम्परेचर इसीलिए बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब आगे हम लोग थोड़ी जो बात करेंगे वो आपको समझ में आएगा। चलिए, छिद्र दरार से निकलने वाला मैग्मा या लावा। देखिए,
हम इससे पहले वाले वीडियो में बात किए थे कि पृथ्वी कई प्लेटों में डिवाइड है। ठीक है, इस टाइप से बहुत सारे प्लेटें हैं। कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, कुछ प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं, कुछ प्लेटें एक दूसरे के समानांतर चल रही हैं। लेकिन ये घटना जो होगी वो यहाँ होगी नंबर 1 वाले पे। क्योंकि जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, जब एक दूसरे से दूर दो प्लेटें होंगी, तो आप जान रहे हैं यहाँ 100 से 200 किलोमीटर तक यहाँ अर्ध तरल मंडल है, दुर्बल मंडल है, और ये इस फॉर्म में चल रहा है। ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर के फिर मूव करेगा सामान्य तरफ, फिर नीचे से ऐसे ऐसे सर्कल, यानी कि इनका जो है नीचे से उठा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे जाएगा, पृथ्वी की प्लेट में टकराएगा, टकराने के बाद इस तरह से करेगा तो पृथ्वी की प्लेटें संवहन के कारण मूव कर जाएंगी। ऊपर जाएगा, टकरा कर मूव कर जाएगा, टकरा के मूव कर जाएगा, फिर नीचे, फिर आएगा, फिर ये इनकी प्रक्रिया चलती रहती है। ये सर्कल है, इनका एक सर्कल हमेशा चलता रहता है, जिसकी वजह से प्लेटें भी मूव करती हैं। लेकिन जैसे ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर हटेंगी तो यहाँ दरार बन जाएगा। दरार बनते ही यहां से ये मैग्मा निकल जाएगा। ठीक है ना, दरार बनते ही मैग्मा निकल जाएगा। इसी को हम लोग ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग ज्वालामुखी बोलते हैं। अब देखिए, ज्वालामुखी क्रिया इसका मतलब ये है मैग्मा निकलने से लेकर आकृति बनने तक की प्रक्रिया को ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। ठीक है ना, कि ज्वालामुखी क्रिया वह होती है जो एक प्रोसेस को बताती है, यानी कि जब मैग्मा निकला, निकलने से लेकर के किसी स्थलाकृति के निर्माण होने तक की पूरी प्रक्रिया को बताती है, जिसको कहते हैं ज्वालामुखी क्रिया। ठीक है, चलिए हम लोग अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। हर एक एक चीज को आप नोट करते रहें। अब देखो क्या है, उद्गार। उद्गार को देखते हैं हम। देख रहे हैं, उद्गार यहीं से होता है, स्थैनोस्फेयर या अर्ध तरल मंडल या दुर्बल मंडल से ही लावा या मैग्मा का उद्गार होता है। क्योंकि इसके नीचे जो है लावा या मैग्मा है नहीं, 100 से 200 किलोमीटर के बीच में ही लावा या मैग्मा है, इसके नीचे नहीं है। यहाँ मैग्मा बनता और बिगड़ता रहता है। बनने बिगड़ने की प्रक्रिया क्या है, जैसे दो प्लेटें जो है टकराई, टकराने के बाद जो हल्की प्लेट है वो मुड़ जाएगी, भारी प्लेट जो है
नीचे सबडक्ट कर जाएगी। यहाँ जो है मैग्मा है, ये जैसे जैसे नीचे जाती रहेगी ये मेल्ट होता रहेगा इसी, ठीक है। ये बनने की प्रक्रिया है, ये मेल्ट होगा। लेकिन कहीं एक प्लेटें दूसरे प्लेटों से जैसे दूर जा रही हैं, यहाँ जो है मैग्मा है, यहाँ से ऊपर भी आएगी ज्वालामुखी क्रिया, ये निकल जाएगा बाहर, ठीक है। बनता भी है और पिघलता भी है। देखिए यहाँ जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट अधिक है, जिसकी वजह से यहाँ ऊर्जा का स्वतः विखंडन से टेम्परेचर यहाँ अधिक है। एक एक बात को समझते जाएं। उसके बाद आप जानते हैं कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर मैग्मा का प्रवाह होता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर मैग्मा का प्रवाह होता है। इसका मतलब ये है कि मैग्मा यहाँ है, यहाँ इनकी प्रक्रिया चल रही है, ये इनकी चलने की प्रक्रिया है, ठीक है। अब ये ऊपर क्यों जा रहा है? नीचे से यहां से ये ऊपर जाने का क्या कारण रहा है? क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है ये कम है, यहाँ का टेम्परेचर जो है ये अधिक है। हमेशा जो है अधिक टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर मैग्मा का स्थानांतरण होता रहता है, प्रवाह होता रहता है। इसीलिए मैग्मा अंदर जो है मूव करते समय, संवहनी मूव करते समय हमेशा ये प्रयास करता है कि वो पृथ्वी को, प्लेट को तोड़ करके ऊपर आ जाए। हमेशा ये उसका प्रयास होता है कि अंदर से, स्थैनोस्फीयर से फटाफट तोड़ के बाहर आ जाए। ये वो हमेशा प्रेशर मारता रहता है, लेकिन वो कहीं जगह नहीं पाता है कि तोड़ करके ऊपर आ जाए। तो जो है जब कभी कभी दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो वहां उसको स्पेस मिल जाता है बाहर आने के लिए। जैसे थोड़ा सा जगह मिलता है वो फटाक से ऊपर आ जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद दबाव भी अधिक होता है। वहां जो है स्टेनोस्फीयर में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि वहां बराबर मेल्ट करते रहते हैं। जो चट्टानें हैं जो नीचे जाती हैं सबडक्ट करके, वो मेल्ट करती रहती हैं, तो वहां बनने की प्रक्रिया हमेशा बनी होती है। तो ये मैग्मा जब भरा रहता है वो तोड़ के बाहर आने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि यहाँ दबाव बहुत ज्यादा होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। और जैसे जैसे ये प्लेटों के बीच में जगह इनको मिलती है, फटाफट तोड़ के बाहर आ जाता है, यहाँ स्थलाकृति का निर्माण कर देता है, ठीक है। अगला आपका है यहीं से ये दरार के माध्यम से, दरार के माध्यम से बाहर आता है। जैसे दो प्लेटें जब एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाएंगी तो यहाँ उनको दरार मिल जाएगा बाहर आने के लिए, ठीक है। एक होता है आपका हॉट स्पॉट,
हॉट स्पॉट वो प्लेसेस होते हैं, हॉट स्पॉट वो जगह होती है जहाँ पे मैग्मा का अनुपात बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि मैग्मा जहाँ बहुत ज़्यादा होता है वो उसी को बोलते हैं हॉट स्पॉट। वहाँ तोड़ करके निकलने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। जब जैसे यहाँ प्लेटें मूव करती रहती हैं, जैसे थोड़ा सा जगह मिलता है मैग्मा भड़ाक से बाहर आता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि प्लेट को तोड़ करके ही बाहर आ जाता है, हल्का सा जगह पाता है। इसको बोलते हैं हॉट स्पॉट, मैग्मा हॉट स्पॉट। ये हॉट स्पॉट इसलिए होता है, यहाँ रेडियो एक्टिव एलिमेंट अधिक होते हैं। यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है ज्यादा काम करते हैं, इसलिए जो है यहाँ हॉट स्पॉट बन जाता है। ठीक है, यही तोड़कर बाहर आ जाते हैं। ठीक है ना, जहां जैसे हॉट स्पॉट जहां जहां भी होंगे उनको हॉट स्पॉट होने का मतलब यही है कि वहां रेडियो एक्टिव एलिमेंट ज्यादा काम कर रहे हैं, स्वतः विखंडित ऊर्जा यहाँ बन रही है ज्यादा, और इसलिए जो है यहाँ से तोड़ करके निकलने की शक्ति भी है। जैसे प्लेटें एक दूसरे से दूर विपरीत जाएंगी, यहाँ भाग से निकल आएगा लावा बाहर। ठीक है, एक होता है बेनियाक जोन। देखो, बेनियाक जोन के बारे में थोड़ी सी आप जान लें। जैसे ये दो प्लेटें हैं, ये दो प्लेटें जब आपस में टकराएंगी, अभिसरण करेंगी, जैसे अभिसरण करेंगी तो एक प्लेट नीचे चली जाएगी जो वजन होगी, एक प्लेट लड़ करके ये आकृति बना देगी जिसे बलित पर्वत हम बोल देते हैं। ठीक है ना, बलित पर्वत। अब ये वाला जो पोर्शन है, जब जब ये नीचे जाएगी प्लेट, यहाँ गलेगी, गलने के बाद फिर नीचे जाएगी, जैसे जैसे नीचे जाएगी तो इसका जो रगड़ाव जो है इस प्लेट के यहाँ होगा, इस भाग में बराबर होता रहता है। जैसे नीचे जाएगी प्लेट में घर्षण होगा यहाँ, इसी कोने को बोलते हैं बेनियाक जोन। अब समझ में आई बात? इसी को कह देते हैं हम लोग बेनियाक जोन। अब हम लोग आ जाते हैं निकलने वाले पदार्थ, यानी कि ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ। देखो, एक होता है अंदर का मैग्मा, एक होता है बाहर का लावा। यानी कि जो पृथ्वी के अंदर ही रह जाए उसको हम मैग्मा ही बोलेंगे। यानी कि मैग्मा जो है स्थैनोस्फीयर में से निकलेगा और पृथ्वी के ऊपर तक नहीं आ पाएगा, उसको हम मैग्मा ही बोलेंगे। जब तक वो पृथ्वी के ऊपर नहीं आ गया लिक्विड वाला पार्ट, तब तक हम लोग उसको लावा नहीं बोलेंगे। लेकिन जैसे ही पृथ्वी पर आएगा तो इसको हम लावा बोल देंगे। ठीक है ना? ठीक। इसका जो है इसमें किन किन चीजों का योगदान होता है? नंबर एक, गला पदार्थ होगा इसमें, फिर जल वाष्प होगी, उसके बाद गैस ठोस होगा, उसके बाद फूल कण होगा, उसके बाद गैसें होंगी,
इसका परसेंटेज 60 से 65% है जलवाष्प का। ये मैटर ज्वालामुखी के मैग्मा या लावा में होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गला पदार्थ होगा, आपका जलवाष्प होगा, ठोस होगा, धूलकण होगा, गैस होगा। ठीक है, ये सबसे हल्का है। इसलिए सबसे पहले आता है पृथ्वी पर। ठीक है ना? चलो, अब हम इन लावा की विशेषता के बारे में थोड़ी सी जानेंगे। लावा देखो, यह जो है अलग अलग तत्वों से बना है। जिस चट्टान की जो विशेषता होगी वही विशेषता लावा की भी होगी। समझ में आई बात? जो विशेषता किसी चट्टान की होगी, वहां से निकलने वाला जो लावा है वो विशेषता लेकर के आएगा। अब देखो, जिस लावा में सिलिका अधिक होगी, जहां सिलिका अधिक होगी वह लावा जो है गाढ़ा होगा। जिस भी लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होगी वह लावा क्या होगा? गाढ़ा होगा। जब ये गाढ़ा अधिक होगा तो अम्लीय भी होगा, अम्लीय भी अधिक होगा। अम्लीय के साथ साथ जब ये गाढ़ा होगा, जब ये लावा ज्यादा गाढ़ा होगा तो जैसे उस नली के माध्यम से बाहर निकलेगा तो विस्फोट ज्यादा तेजी से करेगा। पतला होगा, देखो कोई भी चीज जो हल्की होगी, पतली होगी, किसी पाइप के माध्यम से आप पार कर सकते हैं, लेकिन कोई चीज ठोस होगा, किसी पाइप से बाहर करेंगे तो वो आवाज करेगा, विस्फोट करेगा, तोड़ देगा उस पाइप को। वही है, सिलिका जब अधिक है तो गाढ़ा होगा और ये विस्फोट भी करेगा, विस्फोट भी अधिक तेजी से करेगा। और देखो, जब ये कम गाढ़ा होगा प्रसार भी कम होगा, क्योंकि जब ये गाढ़ा है तो ज्यादा दूर में फैलेगा नहीं। जैसे जब लावा में सबसे एक ही विशेषता होती है सिलिका, सिलिका के मात्रा के ऊपर लावा जो है डिपेंड करता है। अगर उस लावा में सिलिका की मात्रा अधिक है, आप जानते हैं कि वो लावा मोटा और गाढ़ा होगा, ज्यादा चिपचिपा होगा। लेकिन एक विशेषता उसकी और भी होगी, गाढ़ा होने के नाते वो ज्यादा दूर में प्रसार नहीं कर पाएगा, वो एक ही जगह पे शंकुनुमा बनता चला जाएगा, जो पर्वत या पठार का निर्माण करेगा। ठीक है, और ये विस्फोट ज्यादा इसलिए करेगा कि जब जिस भी नलिका से ये बाहर आएगा तो उसको तोड़ करके बाहर आएगा। अभी हम लोग आगे बताएंगे क्रेटर, कोल्डेरा, इस टाइप की आकृतियां होती हैं जो नीचे से दरार के ऊपर बनी होती हैं, लेकिन जब दरार से मैग्मा आता है तो तोड़ के उसको उड़ा देता है, क्रेटर को। ठीक है ना? प्रसार जब कम होगा तो यहाँ बनने वाली आकृतियां कौन होंगी?
कैसी होंगी, जैसे सिलिका जब ज्यादा होगी, गाढ़ा होगा, तो यहाँ पर्वत बनेगा। जैसे कोटोपैक्सी, माउंट रेनियर, जैसे शास्ता, इस तरह के यहाँ पर्वत या पठार का निर्माण होगा। पर्वत या पठार का निर्माण होगा। अब समझ में आया कि लावा में अगर सिलिका की मात्रा अधिक है तो ये लावा गाढ़ा होगा, अम्लीय ज्यादा होगा, विस्फोट बहुत तेजी से करके निकलेगा, प्रसार भी कम होगा, जिसकी वजह से पर्वत या पठार का निर्माण होगा। अच्छा, अब और बात करेंगे थोड़ी सी। सिलिका अगर कम होगी तो क्या होगा? सिलिका की मात्रा अगर कम होगी तो ये बेसिक लावा होगा। बेसिक लावा जो पतला होगा, इनका जब पतला होगा तो इनका प्रसार भी ज्यादा होगा। जब प्रसार ज्यादा होगा तो ये कम चिपचिपा भी होगा। प्रसार ज्यादा होगा तो इनका पठार या मैदान का निर्माण करेगा। जैसे दक्कन पठार, कोलंबिया पठार, ब्राजील पठार। समझ में आ रही है ना बातें? देखिए, हम लोग बात किए हैं ज्वालामुखी पे। ज्वालामुखी क्या होती है? तो आप जानते हैं कि ज्वालामुखी जो है 100 से 200 किलोमीटर के अंदर जो स्थैनोस्फीयर है, जो गला हुआ पदार्थ जहाँ जमा है, वहां से निकलने वाला मटेरियल है। वो पृथ्वी के बाहर कैसे आएगा? जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो वहां दरार बन जाएगा, उसी के माध्यम से बाहर आएगा। और जब भी बाहर आएगा तो किसी न किसी स्थलाकृति का निर्माण करेगा। स्थलाकृति का निर्माण करने के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? उस मैग्मा में सिलिका। सिलिका जिस मैग्मा में ज्यादा होगी, अगर मैग्मा में सिलिका ज्यादा है तो मैग्मा जो है गाढ़ा होगा। जब मैग्मा गाढ़ा होगा, सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी, मैग्मा गाढ़ा होगा, तो गाढ़ा होगा तो जिस नली से वो बाहर निकलेगा उस नली को तोड़ देगा। तोड़ देगा तो विस्फोट भी ज्यादा होगा। विस्फोट ज्यादा होगा, तोड़ के निकलेगा, तो गाढ़ा होने के कारण वो ज्यादा प्रसार नहीं कर पाएगा, ज्यादा फैलेगा नहीं, वो एक ही जगह पे जमता चला जाएगा, जो किसी पर्वत या पठार का निर्माण करेगा। जैसे आपका रॉकी एंडीज, नहीं रॉकी एंडीज का नहीं, अभी हम लोग क्या बात किए थे? कोटोपैक्सी, माउंट रेनियर, शास्ता, ऐसे जैसे स्थलाकृति का निर्माण होगा। लेकिन अगर सिलिका की मात्रा कम होगी तो आप जानते हैं सिलिका की मात्रा अगर कम होगी लावा में तो जिसको आप बेसिक लावा बोलेंगे। सिलिका की मात्रा कम है तो पतला भी होगा, चिपचिपा भी कम होगा, प्रसार भी उसका ज्यादा होगा, जिससे बनने वाली आकृतियां मैदान या पठार जैसी आकृतियों का निर्माण करेंगे। जिसे कोलंबिया का पठार, दक्कन का पठार, आप ब्राजीलियन का पठार देख सकते हैं। यहाँ सिलिका की मात्रा कम थी, इसीलिए इस टाइप की आकृतियां बनी, चूंकि प्रसार उनका बहुत ज्यादा हो पाया है। सिलिका नहीं थी इसलिए, कम थी इसलिए। अगर सिलिका ज्यादा होती तो वहाँ लावा जो है बहुत दूर में नहीं प्रसार हो पाता, कम ही जगह में होता,
तो पर्वत या पठार का निर्माण कर देता। चलिए, नोट करते रहिए। अब देखो, धूलकण और ठोस के बारे में थोड़ी सी हम लोग जान लेते हैं। ये जो धूलकण होते हैं, जब ज्वालामुखी किसी दरारी से बाहर आती है तो धूलकण, जलवाष्प, ऐसे गैसेस, बहुत सारी चीजें बाहर आती हैं। तो उसी में अपना धूलकण है। धूलकण के बारे में बताया जा रहा है, ये 50 किलोमीटर तक प्रसार, यानी जब ज्वालामुखी उद्गार होता है उस समय जो धूलकण होते हैं वो लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी में या ऊंचाई तक ये प्रसार कर जाते हैं। पूरा एकदम अंधेरा धुआं धुआं हो जाता है। उसके बाद आप जानते हैं, यहाँ गला हुआ पदार्थ अधिक निकलता है, जिससे विस्फोट अधिक होता है। उसके बाद विस्फोट जब अधिक होगा तो यहाँ धूल, राख भी अधिक निकलेंगे। उसके बाद लगभग आप मान के चलिए, जहां सिलिका होगी, अधिक होगी, वहां विस्फोट भी अधिक होगा। धूलकण का सीधा संबंध है किससे? विस्फोट से। यानी कि विस्फोट का सीधा संबंध किससे है? धूल और कण से। क्योंकि जहां धूल कण ज्यादा होंगे वहां विस्फोट अधिक होगा, या जहां विस्फोट ज्यादा होंगे वहां धूल कण अधिक होंगे। ठीक है। अब ठोस पे आ जाते हैं। ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं। ठीक है। जब ज्वालामुखी क्रेटर को या किसी नलिका को तोड़ के बाहर निकलेगा तो उसके साथ साथ धूलकण तो निकलेंगे ही, लेकिन बड़े बड़े ठोस पत्थर भी टूट के बाहर ऊपर उड़ जाएंगे। ठीक है। इसी को पायरोक्लास्ट भी हम लोग कहते हैं। पायरोक्लास्ट, जो बड़े बड़े पत्थर जो है ऊपर उड़ जाते हैं टूट के। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग उद्गार के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। उद्गार कैसे होता है ज्वालामुखी का? उद्गार उद्गार कैसे होता है? देखिए, एक होता है केंद्रीय उद्गार और एक होता है दरारी उद्गार। ठीक है। केंद्रीय उद्गार का मतलब क्या है? जैसे नली से निकलेगा, नली के माध्यम से उद्गार होगा। जहां सिलिका अधिक होगी वहां विस्फोट अधिक होगा। ठीक है। पर्वत का अधिक बनेंगे। नली के माध्यम से, जबकि केंद्रीय उद्गार होगा, जो केंद्रीय उद्गार होगा वो अक्सर नली के माध्यम से ही होगा।
ठीक है, नली के माध्यम से होगा, यहाँ सिलिका जो है अधिक होगी, तो यहाँ विस्फोट होगा, पर्वत का निर्माण होगा। अच्छा, दरारी माध्यम से, दरार से इनका उद्गार होगा, यहाँ सिलिका कम होंगी, विस्फोट कम होगा, मैदान पठार का निर्माण होगा। ठीक है, आप मान के चलिए जहां जहां केंद्रीय उद्गार होगा वहां वहां पर्वत और पठार, पर्वत का निर्माण होगा। लेकिन जहां जहां दरारी उद्गार होगा यहाँ सिलिका कम होगी, यहाँ जो है मैदान और पठार बनेंगे। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं ज्वालामुखी का वर्गीकरण। अब जो है ज्वालामुखी का वर्गीकरण, अब इनको हम ज्वालामुखी को विभाजित करते हैं 3 रूपों में। एक आपका होता है, पहले तो 2 रूपों में इसको विभाजित करते हैं, उसके बाद उनके विषय पाठ करेंगे। विस्फोटकता के आधार पर, विस्फोटकता के आधार पे हम बांटेंगे, उसके बाद सक्रियता के आधार पर। ठीक है, एक विस्फोटकता के आधार पे हम लोग बांटने का प्रयास कर रहे हैं, एक सक्रियता के आधार पर। विस्फोटकता के आधार पर हम लोग 2 भागों में बांटेंगे, एक अधिक, एक कम विस्फोटक। अधिक विस्फोटक और कम विस्फोटक। अधिक विस्फोटक जो होंगी उनका नाम है माउंट पीली, विसुवियस, माउंट पीली, विसुवियस, स्ट्राम्बोली, ये ज्यादा विस्फोटक हैं। यही बगल में दरारी प्रकार की जो ज्वालामुखी है ये कम विस्फोटक होती है, लेकिन ये दरारी नहीं है, ये नलिका प्रकार की है। जो नलिका प्रकार की जो ज्वालामुखी होंगी वो ज्यादा विस्फोटक होंगी, जैसे माउंट पीली, विसुवियस, स्ट्राम्बोली, और कम विस्फोटक जो दरारी प्रकार की ज्वालामुखी होंगी। अब सक्रियता के आधार पर थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, 3 भाग में बांट के, एक सक्रिय है, एक सुषुप्त है, एक मृत है। अब देखो सक्रिय का मतलब जैसे समय समय पर विस्फोट होता रहे या एक्टिव होती रहे। ठीक है, जैसे एंडीज पर्वत, रॉकी या प्रशांत किनारा। ठीक है, प्रशांत का किनारा।
अगला है सुषुप्त जो है भविष्य में संभावना है। जैसे अभी वर्तमान में सक्रिय नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर इसको सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है। इसको सुषुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं, जो सुषुप्त मतलब सोई हुई है अभी, लेकिन आगे उठ सकती है। ये होता है जहां मैग्मा फॉर्मेशन होता है, उसके आसपास, जहां मैग्मा फॉर्मेशन होता है उसके आसपास में जो सुषुप्त ज्वालामुखी होती है। मृत का मतलब न प्रेजेंट में न फ्यूचर में, यानी कि ये एकदम डेड हो चुकी हैं, इसको बिल्कुल एक्टिव होने का कोई चांस ही नहीं है। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं कि ज्वालामुखी द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां। ज्वालामुखी कौन कौन सी स्थलाकृति का निर्माण करती है? चलो द्वारा बनाई स्थलाकृतियां। चलो दो प्रकार की स्थलाकृतियां ज्वालामुखी बनाती है, एक बाह्य, एक आंतरिक। बाह्य में आप जान रहे हैं, जैसे ये नलिका हो गई, ठीक है, ये मैग्मा हो गया 100 से 200 किलोमीटर के बीच में। इसी नलिका से होकर के मैग्मा बाहर आता है, जैसे ये प्लेट हो गई, ठीक, ये प्लेटें एक दूसरे से विपरीत जा रही हैं। यहाँ नलिका का निर्माण हुआ है, अब यहां से मैग्मा ऊपर आएगा, लेकिन कभी मैग्मा ऊपर आया लेकिन कुछ समय के लिए बंद हो गया। जब मैग्मा ऊपर आके कुछ समय के लिए बंद हो गया, तो आप जानते हैं कि अगर ये समुद्र में है तो यहां क्या होता है, ये बंद हो जाता है, धीरे धीरे बंद हो जाता है, और यहां पानी के दबाव के कारण यहां ये झील बन जाती है, जिसे क्रेटर झील कहते हैं। जैसे यहां जो है कभी उद्गार हुआ था, कभी उद्गार हुआ, उद्गार होने के बाद बंद हो गया। लेकिन आप जानते हैं कि बारिश में पानी जो है जहां ढलान होती है उसी जगह पर जाकर के टिकता है, यानी जहां निचला पार्ट होता है। तो यहाँ गड्ढे नुमा आकृति होती है, इसमें पानी रुक जाता है, जिसे क्रेटर झील बोल देते हैं, ठीक है। नंबर एक कौन है? क्रेटर झील। ये एक स्थलाकृति हो गई। अब समझ में आया क्रेटर झील किसे कहते हैं? ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी का जब एक बार उद्गार हो जाता है, लेकिन बहुत समय के लिए ज्वालामुखी का उद्गार रुक जाता है। जब बहुत समय के लिए रुक जाता है तो जो वो दरार होता है, जो नलिका होती है जिससे ज्वालामुखी बाहर आई होती है, वो बंद हो जाता है। जैसे किसी भी रास्ते पे आप बराबर जा रहे हैं तो रास्ता चलता फिरता लगता है, लेकिन जब बहुत दिन उस रास्ते पे कोई नहीं गुजरता है तो वो रास्ता इस टाइप का हो जाता है जैसे उस पर जाने लायक नहीं। उसी टाइप से ये है नलिका।
नलिका से ज्वालामुखी जब हजारों साल तक या कई सौ साल तक नहीं निकली है तो वो नलिका बंद हो जाती है। लेकिन ऊपर का जो पोर्शन यहाँ का जो होता है नलिका मुंह वाला, यहाँ बारिश और इसमें यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है जिससे ये धंस जाती है। ठीक है ना। जब चारों तरफ का पानी यहाँ ऊपर आएगा, यहाँ ढलान की वजह से यहाँ धसाव होगा, पानी के दबाव जब होगा तो ये एक झील बन जाएगी जिसे हम क्रेटर झील बोलते हैं। ठीक है ना। लेकिन दोबारा से जब यही मैग्मा पूरी वेग से आएगा और इसको तोड़ देगा, इस क्रेटर झील को तोड़ देगा, तो इसको ये जो आकृति बनेगी, यहाँ जो बिल वाली आकृति बनेगी जिसको कहते हैं क्रेटर। जब मैग्मा आएगा तोड़ के उसको उड़ा देगा तो उसको बोलेंगे क्रेटर। ठीक। लेकिन इस क्रेटर को धीरे धीरे फिर ये क्रेटर बंद हो जाएगा, लेकिन दोबारा से जब आएगा, दोबारा से जब मैग्मा तोड़ के निकाल देगा तब इसको बोलेंगे कॉल्डेरा। यानी क्रेटर को दोबारा से जब तोड़ के उड़ा देगा मैग्मा तो ज्यादा स्पेस खाली हो जाएगा। जैसे एक बार जब क्रेटर झील होगी तो क्रेटर झील को तोड़ के उड़ाएगा, क्रेटर बना, फिर जो है दोबारा से उड़ा दिया तो क्रेटर से ज्यादा जगह खाली हो गई उस नली में, तो जिसे हम कॉल्डेरा बोलते हैं। ठीक है, कॉल्डेरा बोलते हैं। लेकिन एक बार ये कॉल्डेरा फिर बंद हो गया, दोबारा से मैग्मा निकला, इस कॉल्डेरा को भी तोड़ के उड़ा दिए। इसको कहते हैं सुपर कॉल्डेरा। आप देख रहे हैं ये आकृतियां कैसे बन रही हैं। एक ही जगह की आकृति में आपको चार चार आकृतियां दिखाई दे रही हैं। ठीक है। और भी यहां आप देखेंगे जब निकलेगा लावा, यहाँ गीजर जैसी आपको दिखाई देगी, यानी कि बहुत गर्म गर्म फुब्बारा, गीजर फुब्बारा। यह स्थलाकृति नहीं है, लेकिन यहाँ के सिम्टम है, लक्षण है, विशेषताएं। ठीक है। अब ये आंतरिक संरचनाओं में ये देखिए, जब मैग्मा पृथ्वी से बाहर आ जाए तब ये बाह्याकृतियां बनती हैं। लेकिन जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही रह जाए तब ये आंतरिक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जैसे अब ये पृथ्वी हो गई। ठीक है। अब लावा अंदर से निकल रहा है, लेकिन ऊपर आया, ऊपर आकर के कुछ ऐसी आकृतियां एक बना ली है जिसे बायथोलिथ बोलते हैं। इसके ऊपर आएगा थोड़ा सा, एक ऐसी आकृति बना लेगा जिसे सीट बोलते हैं। फिर ऊपर आएगा, एक आकृति ऐसी लंबी बना लेगा जिसको सील बोलते हैं। फिर ऊपर आएगा, एक पत्ती की आकृति को बना देगा ऐसी पत्ती की आकृति को, तो इसे लाइकोलिथ बोलते हैं।
लाइकोलिथ इसको बोल देते हैं। फिर ऊपर आएगा, ये आकृति बना देगा जिसे लैफेलिथ बोल देते हैं। फिर ऊपर आएगा, एक आकृति बना देगा ऐसी, जिसे फाइकोलिथ बोल देते हैं। फाइकोलिथ एक आकृति ऐसी बना देगा जिसको हम बोलते हैं डाइक। ठीक है ना। ये आंतरिक स्थलाकृतियां हैं। जब मैग्मा जो है बाहर नहीं आ पाता, तब जाकर के अंदर ही वो बीच बीच में जमता रहता है। यानी कि जब प्रेशर किसी उस जगह पे जहाँ हार्ड चट्टानें होती हैं, कठोर चट्टानें होती हैं, अक्सर मैग्मा वहाँ बाहर नहीं आ पाता, या उस जगह पे जहाँ हॉट स्पॉट नहीं होते हैं, जहाँ मैग्मा बनता है वहाँ एक्टिव रेडियो एक्टिव एलिमेंट जहाँ ज़्यादा नहीं होते हैं, उस जगह की बात कर रहे हैं। मैग्मा वहाँ कमज़ोर पड़ता है तो तोड़ के बाहर नहीं निकल पाता, जिसलिए वो अंदर ही अंदर रुक रुक कर जमता रहता है, अपनी आकृतियाँ बनाते हुए आता है, लेकिन ऊपर तक नहीं आ पाता सतह तक, वो अंदर ही अपनी आकृतियाँ बना लेता है। जैसे बैथोलिथ, सीट, सील, लाइकोलिथ, लैफेलिथ, फाइकोलिथ, डाइक। ठीक है, ये आकृतियाँ इनकी आंतरिक है। बाह्य आकृतियों में क्रेटर, क्रेटर झील, कॉल्डेरा, सुपर कॉल्डेरा, गीजर, फव्वारा, ये जैसी चीजें आपको बाह्य में देखने को मिलेंगी। ठीक है ना। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं ज्वालामुखी का वितरण। ज्वालामुखी वितरण का मतलब ये है कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहां कहां पे आते हैं। ज्वालामुखी वितरण देखिए, एक विशेषता इसकी रही है, जहां प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी वहीं ज्वालामुखी का निर्माण होगा। तो एक है रिंग ऑफ फायर, प्रशांत महासागर का किनारा। ठीक है, जिसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, प्रशांत महासागर का किनारा। उसके बाद एक है आपका अटलांटिक ओशन। एक अटलांटिक ओशन में एक कटक बनता है, वो भी ज्वालामुखी क्रिया द्वारा बनता है ये। ठीक है, दो हो गया। उसके बाद एक होता है, ये आपका दो हो गया। उसके बाद एक और होता है, एक क्षेत्र और होता है, एक आप जान लिए, प्रशांत महासागर का किनारा होता है जो रिंग टाइप की आकृति बनाता है, जिसे रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आती है। एक अटलांटिक महासागर का बीच वाला जो भाग है, यानी कि अटलांटिक महासागर में दो प्लेटों का अपसरण हो रहा है, यानी कि दूर जा रही हैं, तो वहां जो है कटक का निर्माण हो रहा है। ये कटक भी ज्वालामुखी क्रिया द्वारा हो रहा है। ठीक है, दो एरियाज आप देख लिए हैं, एक और भी है।
एक है मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये आप देख रहे हैं, इधर यूरोप, इधर अफ्रीका से लेकर के इधर आप पूरे एशिया तक ये पेटी का विस्तार हो गया। यहाँ भी ज्वालामुखियां आती रहती, ठीक। ये आपका एरिया हो गया है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ब्रीफ कर दे ज्वालामुखी के बारे में। आप जानते हैं एक सिंपल सा कि पृथ्वी के अंदर जो जमा मैग्मा है वो बाहर आता है किसी न किसी आकृति का निर्माण करता है, ठीक है ना। आप कॉल्डेरा, सुपर कॉल्डेरा, क्रेटर झील, उसके बाद फिर आप बाह्य आंतरिक आकृतियों में आप बैथोलिथ, लैकोलिथ, डाइक, सील, तमाम सारी आकृतियों को आप देख रहे हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि उसमें सिलिका की मात्रा जहाँ ज़्यादा होती है, जहाँ सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है वो गाढ़ा होता है, वो पर्वत और पठार का निर्माण वहाँ करता है, चूँकि प्रसार नहीं हो पाता। जहाँ सिलिका कम होती है, जहाँ भी सिलिका कम होती है वहाँ वो लावा फैलेगा ज़्यादा दूर, वो मैदान और ज़्यादातर मैदान का निर्माण करता है, ठीक है ना। तो ये हमारी छोटी छोटी बातें थी ज्वालामुखी को लेकर के। ज्वालामुखी के वितरण में आप देख रहे हैं आपका एक रिंग ऑफ फायर है जो प्रशांत का किनारा से चारों तरफ का किनारा है, यहाँ सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आती हैं। एक है अटलांटिक महासागर का बीच वाला पार्ट, यहाँ कटक बने हुए हैं, दोनों प्लेटों का जो है दूर जाना हो रहा है, तो वहाँ भी एक आकृतियाँ बन रही हैं, अटलांटिक महासागर कटक। और एक मध्य महाद्वीपीय पेटी है जो यूरोप और अफ्रीका के बीच से होते हुए इंडियन ओशन यानी कि वो भूमध्य सागर से होते हुए सीधा एशिया में जाकर के लिंक हो रही है। आप देख पा रहे हैं, इतनी आसान भाषा में ज्योग्राफी को आपको बताया जा रहा है, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको छोटी छोटी बातों को जोड़ करके लिंक करके बताया जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि ज्योग्राफी में आपको किसी भी कंसेप्ट को समझने में बहुत मुश्किल आएगी, बहुत सामान्य जैसी भाषाओं में आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त, और अगला वीडियो जो होगा वो भूकंप को लेकर के होगा, भूकंप और भूकंपी तरंगे तो और बनने वाली आकृतियाँ। अभी हम लोग ज्वालामुखी पढ़ें, ज्वालामुखी से बनने वाली आकृतियाँ, ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है, कैसे कैसे क्या होता है, सब कुछ आपके सामने है। आप इसको देखें, प्यार दें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। चूँकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम लोगों ने ये मुहिम चलाया है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें आप तक पहुँचाई जाए, चाहे वो मटेरियल फॉर्म में हो, चाहे वो वीडियो लेक्चर के फॉर्म में हो, चाहे जिस रूप में हो। तो मुझे भी आपसे बड़ी उम्मीद होती है कि आप लोग मुझे जो है सपोर्ट करेंगे, और आपके छोटे छोटे सपोर्ट से हम सभी का हौसला बढ़ता है और भी काम करने का मन करता है, ठीक है। इसी के साथ हम करते हैं संपन्न और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।